हेलो दोस्तों, द वॉचर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हॉलीवुड की एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसमें रोमांस और एडवेंचर भरा हुआ है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। एंड विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को किले की एक मीनार से एक नवजात बच्चे को नीचे फेंकते हुए दिखाया जाता है। लेकिन तभी कुछ कौवे तेजी से उड़कर आते हैं और हवा में ही उस बच्चे को पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। हालांकि रानी को यह बात पता नहीं चल पाती और अगले दिन में हमें आज से 22 साल पहले इसी रानी के राज्य के एक गांव में दिखाया जाता है। गांव के बाहर एक जंगल में एक झोपड़ी होती है। लोगों का कहना था कि इस झोपड़ी में एक ऐसी डायन रहती है जिसने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया था। एक दिन गांव के एक बेकरी वाले के यहाँ एक लड़की का जन्म होता है। बेकरी वाला और उसकी पत्नी उस लड़की का नाम विक्टोरिया रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ विक्टोरिया बड़ी होने लगती है, पर किसी वजह से उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। विक्टोरिया बहुत शरारती होती है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वह अपने घर के सबसे ऊपर के एक कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे लड़कों के कई कपड़े जूते रखे हुए दिखाई देते हैं। वह सब देख रही होती है और तभी उसके पिता उसके पास आकर उससे कहते हैं, विक्टोरिया तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। विक्टोरिया उनसे पूछती है, ये कपड़े किसके हैं और मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए, पर उस पर उसके पिता उसे कोई जवाब नहीं देते। इसके कुछ सालों बाद विक्टोरिया जवान हो जाती है। एक रात उसकी माँ कपड़े बुन रही होती है। विक्टोरिया के हाथ में भी एक कपड़ा होता है, पर उसका बुनाई में मन नहीं लगता। ये बात वहां बैठी उसकी आंटी उसकी माँ को बताती है। इस पर उसकी माँ उस पर नाराज तो होती है, पर डांटती नहीं है। विक्टोरिया अपनी माँ से कहती है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मैं कोई भी गलती क्यों ना करूँ, आप मुझे कभी नहीं डांटते हैं और हर रोज बस कपड़े बुनते रहते हो। ऊपर के कमरे में इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, आखिर वो सब किस लिए है और आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रही हैं। इस पर उसकी माँ उसे कोई जवाब नहीं देती और रोने लग जाती है। अगले दिन रानी डायना और उसके दोनों बेटे एडम और हैवी को दिखाया जाता है, जो गांव से गुजरते वक्त गांव वाले खुशी से उनका स्वागत करते हैं। वहां खड़ी विक्टोरिया की कई सहेलियां आपस में बात करते वक्त एक दूसरे से कहती है, राजकुमार एडम के पिता बचपन में उसकी वजह से मर गए थे, जिस वजह से वो बोलते वक्त हकलाते हैं। अभी इसकी शादी नहीं हुई है, काश ये हम में से किसी एक को चुन ले, क्योंकि गांव से तो वैसे भी 7 लड़के पहले ही गायब हो चुके हैं। विक्टोरिया कहती है, इस बारे में मैं क्यों नहीं जानती, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम सब मुझसे छुपा रही हो। तो उसकी सहेलियां कहती है, ये जानने के लिए तुम्हें जंगल के अंदर उस डायन के पास जाना पड़ेगा। विक्टोरिया उसी वक्त गांव के बाहर उस झोपड़ी की खोज में निकल जाती है। विक्टोरिया जब जंगल में आगे बढ़ रही होती है, तभी एक काली बिल्ली उसके पास आकर उसे आगे का रास्ता दिखाती है। आखिरकार बिल्ली के जरिए विक्टोरिया डायन की झोपड़ी में पहुंच जाती है। वहां डायन उसे झोपड़ी के अंदर बुलाती है। झोपड़ी के अंदर आते ही उसे कई सारी बिल्लियां दिखाई देती है। तभी विक्टोरिया उस डायन से कहती है, तो तुम हो वो डायन जिसके बारे में सब कहते हैं कि उसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया। डायन कहती है, लोग तो कुछ भी कहते हैं, पर तुम यहाँ अपने 7 भाइयों के बारे में जानने आई हो ना। ये सुनते ही विक्टोरिया चौंक जाती है और कहने लगती है, मैंने 7 लड़कों के बारे में काफी अफवाहें सुनी है, पर इसका मुझसे क्या लेना देना। तो डायन उसे बताती है और कहती है, तुम्हारे 7 भाई थे और उनके साथ क्या हुआ, ये बात तुम्हारी माँ की यादों में सुरक्षित है। तुम इस जादुई कंघी को अपनी माँ के बालों में लगाकर उनकी यादें देख सकती हो, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। विक्टोरिया वह कंघी उठा लेती है। डायन उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझसे एक मंत्र सीखा था, जिसे जागरूक करने के बाद अगर वो पूरा जोर देकर अपनी एक इच्छा जाहिर करती तो वो पूरी हो जाती। और फिर वही तुम्हारे माँ से एक गलती हो गई, क्योंकि उन्हें 7 लड़के नहीं चाहिए थे, बल्कि वो तो बस एक लड़की चाहती थी। जिसके आगे क्या हुआ, वो इस कंघी के जरिए तुम अपने माँ की यादों को पढ़कर खुद जान जाओगी। तो अब विक्टोरिया वह कंघी लेकर अपने घर लौट आती है। वहां उसके माँ बाप उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, पर वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर रात में अपनी सो रही माँ के बालों में जादुई कंघी लगाकर विक्टोरिया अपने आंखें बंद कर लेती है। अब उसे अपनी माँ की यादों में उसके सातों भाई खेलते हुए दिखते हैं। वो सातों भाई काम में उनकी माँ का कोई हाथ नहीं बटाते थे और दिन भर बस शरारत करते रहते थे। उनकी माँ जो भी थोड़ा बहुत खाना बनाती थी, वो सातों भाई कौवों की तरह वो लड़ झगड़ कर एक दूसरे से वो खाना छीन लिया करते थे। इससे नाराज होकर एक दिन उनकी माँ के मुंह से निकल गया, काश तुम लोग कौवे होते। मंत्र का प्रभाव बस एक ही बार काम कर सकता था, इसलिए वो सातों लड़के उसी वक्त कौवे बनकर वहां से उड़ जाते हैं और इसी बात से उनके माँ बाप अब तक दुखी रहते हैं। यह सब जानने के बाद विक्टोरिया फिर से डायन के पास जाती है और उससे पूछती है, मेरे भाइयों को इंसान बनाकर फिर से वापस लाने का कोई तो तरीका होगा ना। डायन कहती है, हाँ है, तुम्हें रूपांतरित पौधों के धागों से सातों भाइयों के लिए 7 कमीज बुननी होगी। इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें मौन व्रत रखना पड़ेगा। फिर जब वो कमीज तुम उन सातों भाइयों को पहना दोगी और ये कहोगी
कि वो इंसान बन जाए तो वो सभी फिर से इंसान बन जाएंगे। विक्टोरिया पूछती है वो पौधे मुझे कहाँ मिलेंगे और मुझे कब से चुप रहना है। डायन कहती है जंगल के पार तुम्हें नदी के एक धारा मिलेगी जो चट्टानों के बीच से बहती हुई गहरे जंगल के भीतर पहाड़ी के पास तक जाती है। तुम्हें रूपांतरित पौधे वहीं मिलेंगे। उन पौधों में सुई की तरह कांटे होते हैं, इसलिए उन्हें संभल कर ही उखाड़ना, और ये सारा काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तो विक्टोरिया जंगल को पार करके जलधारा के जरिए आगे बढ़ते हुए पहाड़ी की तलहटी में लगे रूपांतरित पौधों के पास पहुंच जाती है। वहां से ऊपर की पहाड़ी में एक गुफा थी। डायन ने उसे वहीं रहकर ये सारा काम पूरा करने के लिए कहा था, इसलिए विक्टोरिया ऊपर चढ़कर उस गुफा के अंदर जाती है। वहां उसे एक बहुत बड़ा घोंसला दिखाई देता है और बहुत ज्यादा थकने की वजह से विक्टोरिया को नींद आ जाती है। रात होने पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस घोंसले में 7 लड़के लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि वो सातों उसके भाई ही हैं। भावुक होकर वो उनमें से एक के बाल सहलाने लगती है, पर उसके ऐसे करते ही वो जाग जाता है और फिर से कौवा बन जाता है, जिससे विक्टोरिया को ये बात भी पता चल जाती है कि मंत्र की वजह से ये लोग सिर्फ सोते वक्त ही अपने इंसानी रूप में होते हैं। हालांकि कौवों के रूप में भी वो सातों अपनी बहन को पहचान लेते हैं। अगले दिन विक्टोरिया पहाड़ी के नीचे जाकर रूपांतरित पौधे उखाड़ने लगती है, लेकिन इस दौरान पौधों के कांटे उसके हाथों में चुभने लगते हैं। मगर वो बार बार कोशिश करती है, पर हर बार कांटे चुभने की वजह से वो रूपांतरित पौधे नहीं उखाड़ पाती और उनमें उलझ कर गिर जाती है। कांटों की चुभने की तकलीफ और पौधों को ना उखाड़ पाने की वजह से वो दुखी होकर रोने लगती है। ये देखकर कौवों के रूप में उसके सातों भाई उसके आसपास आकर उसे हिम्मत देने के लिए काव काव की आवाज करने लगते हैं। ऐसा करते ही विक्टोरिया को एहसास हो जाता है कि वो अकेली नहीं है, और वो हिम्मत करके फिर से खड़ी हो जाती है और कांटों की चुभन को बर्दाश्त करके उन पौधों को फिर से उखाड़ने लगती है। इस दौरान वो देखती है कि उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, मगर फिर भी वो रुकती नहीं और आखिरकार अपनी जरूरत के हिसाब से वो पौधे उखाड़ लेती है। इसके बाद वो गुफा में वापस जाकर वह एक दूसरे घोंसले में सो जाती है। अगले दिन वो फिर से यही करती है। इसी दौरान भूख लगने पर वो जंगल से कभी मशरूम तो कभी बेरीज खाकर अपना गुजारा करती है। धीरे धीरे कौवे उससे और भी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और गुफा में उसके साथ ही खेला करते हैं। फिर पौधों से रेशे निकालने के लिए विक्टोरिया उन्हें नदी की धारा में भिगाने के लिए रख देती है और कौवे उसके ऊपर ऊपर से नजर रखते हैं। एक दिन भूख लगने पर जब वो नदी के घाटी के पास एक मक्के की खेती में मक्का खा रही होती है, तभी घोड़े पर सवार होकर राजकुमार एडम और उसका भाई हैरी अपने दोनों गार्ड्स के साथ वहां आ जाते हैं। विक्टोरिया खेत में बैठ जाती है। हैरी एडम से कहता है कि इन खेतों के आसपास बाड़ लगवाना होगा, नहीं तो जंगली सुअर इसे नुकसान पहुंचाएंगे। और सीधा साधा होने की वजह से एडम कम बोलता था, इसलिए हैरी की इस बात पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता। अब हैरी अपनी बंदूक उठाकर हवा में फायर करता है, जिससे खेत के अंदर मौजूद एक जंगली सुअर भागकर विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन क्योंकि डायन ने उसे कहा था कि अगर उसने काम पूरा होने से पहले आवाज निकाली तो उसके भाई कभी इंसान नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो चुप ही रहती है। घोड़े पर बैठे दोनों राजकुमार सुअर को खेत के अंदर देख लेते हैं, इसलिए उसे मारने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। खेत के अंदर सुअर से कुछ ही दूर बैठी हुई विक्टोरिया सुअर से बचकर खेत के अंदर ही भागने लगती है और सुअर उसके पीछे होता है। भागने के दौरान ही विक्टोरिया जमीन पर गिर जाती है, मगर इत्तेफाक से हैरी के द्वारा चलाई गई एक गोली उस सुअर को लग जाती है और वो सुअर वहीं पर मर जाता है। इससे बेचारी विक्टोरिया की जान में जान आती है। फिर हैरी अपने गार्ड्स को खेत में ये देखने के लिए भेजता है कि सुअर मरा या नहीं। गार्ड्स को खेत में आता देखकर विक्टोरिया खेत के और भीतर भागने लगती है। सामने बैठे घोड़े पर हैरी को लगता है अभी एक और जंगली सुअर खेत में है, इसलिए उस तरफ बंदूक तान कर वो निशाना लगाने की कोशिश करने लग जाता है। आसमान में उड़ते कौवे ये देख लेते हैं और अपनी बहन को बचाने के लिए वो हैरी के ऊपर और एडम के ऊपर चोंच मारने लगते हैं। उनसे बचने के चक्कर में हैरी की बंदूक की एक गोली कौवे को लग जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। दयालु एडम कहता है इस बेचारे को उपचार के लिए लेकर चलना चाहिए, तो हैरी कहता है इससे अच्छा होगा कि इसे एक और गोली मारकर यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। पर एडम हैरी को ये करने से रोकता है। अब इससे पहले कि वो उस कौवे पर एक और गोली चलाता, खेत के अंदर से विक्टोरिया उस पर एक पत्थर फेंकती है और फिर बाहर आकर वो उस कौवे को उठा लेती है, जिस पर हैरी गुस्से में विक्टोरिया पर चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पत्थर फेंकने की, हम राजकुमार हैं। मौन व्रत होने की वजह से विक्टोरिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर हैरी विक्टोरिया की बालों की चोटी को पकड़कर उसे बुरा भला कहने लगता है। एडम को अपने भाई की यह हरकत सही नहीं लगती, इसलिए वो विक्टोरिया को छोड़ने के लिए कहता है, मगर हैरी उसकी बात नहीं मानता और उसे नहीं छोड़ता। आखिरकार खुद को बचाने के लिए विक्टोरिया हैरी के हाथ पर काट लेती है और उससे दूर भागने लगती है, और दर्द की वजह से हैरी जोर जोर से चीखते हुए खेत में विक्टोरिया का पीछा करने लगता है। ये देखकर एडम समझ जाता है कि अगर ये बेचारी लड़की
हैरी की हाथ लग गई तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। इसलिए उसे बचाने के लिए वो हैरी के घोड़े के आसपास गोलियां चलाने लगता है। हैरी उसे कहता है, एडम तुम ये क्या कर रहे हो? तो एडम हकलाते हुए उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है ताकि विक्टोरिया को वहां से निकलने का थोड़ा टाइम मिल जाए। आखिरकार विक्टोरिया घायल कौवे को लेकर वहां से भाग जाती है। वह थकी हुई थी और कमजोर भी थी, पर कौवे को बचाने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम होता है और बाकी कौवे भी उसके साथ ही चल रहे होते हैं। वहां से भागकर वो डायन की झोपड़ी पर आ जाती है और इशारों में उसे सब कुछ बताती है, मगर बेहोश हो जाने की वजह से वो कौवा फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। तो डायन उसके घाव साफ करती है और उसका इलाज करने लग जाती है और विक्टोरिया से कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये बच जाएगा। थकने की वजह से जब विक्टोरिया सो जाती है तो वो डायन उसके बालों में वो जादुई कंघी लगाकर ये देख लेती है कि खेत में उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद रात के दूसरे पहर में जब विक्टोरिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डायन अपने बिस्तर पर सो रही है। विक्टोरिया के दिमाग में आता है कि शायद मुझे ये देखना चाहिए कि ये डायन कौन है और आखिर ये कहाँ से आई है। तो ये जानने के लिए वो जादुई कंघी को उस डायन के बालों में लगाती है और उसे दिखाई देता है कि ये डायन इस राज्य की रानी ईरा है और इसके पति इस राज्य के राजा थे जो उनसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वे युद्ध लड़ने के लिए बाहर गए और युद्ध में मारे गए। उस समय ईरा प्रेग्नेंट थी। जब राजा के लोगों ने युद्ध के मैदान से वापस आकर ईरा को ये खबर दी तो वो बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि राजा ने अपने होने वाले बच्चे को देखा भी नहीं। इस वक्त राजा की बहन डायना ईरा से कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारी देखभाल करेंगे। डायना अपने पति के साथ आकर हमेशा के लिए अपने मायके में यानी कि उस महल के अंदर रहने लग गई। फिर डायना सबसे कहती है वो भी तब से प्रेग्नेंट हुई है जब से ईरा प्रेग्नेंट हुई है। फिर जिस दिन रानी ईरा का बच्चे को जन्म देने का वक्त नजदीक आता है, डायना उन्हें एक प्याला पीने के लिए देती है और कहती है इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो पीते ही ईरा की आंख लग गई और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके बेड पर एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था और उसके बेड के चारों ओर पादरी और नन खड़े थे। डायना ने कहा, तुमने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है, और ईरा को एक डायन घोषित कर दिया गया। उसके बाद महल के परिसर में ही लकड़ी के एक मंच पर ईरा को बांधकर आग लगा दी गई। अब इसके आगे क्या हुआ विक्टोरिया ये भी देख पाती उससे पहले ही रानी ईरा जाग जाती है और अपने बालों से कंघी हटाकर विक्टोरिया से कहती है, अब समझ आया तुम्हें कि मैं डायन हूँ या कुछ और? विक्टोरिया उससे इशारों में पूछती है, फिर तुम वहां से जिंदा कैसे बच गई? डायन यानी रानी ईरा उससे कहती है, वहां एक अच्छी डायन भी थी जिसने मेरी मदद की और तब से मैं यहाँ अकेली रहने लगी हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये जादुई कंघी भी उसी ने मुझे दी। अब क्योंकि कौवा ठीक हो चुका होता है इसलिए आगे का काम पूरा करने के लिए विक्टोरिया कौवे को साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। फिर डायन विक्टोरिया से कहती है, रात में मैंने तुम्हारी यादें देखी है। जिस राजकुमार एडम ने तुम्हारी जान बचाई वो बहुत दयालु और अच्छा इंसान है, पर उसका भाई हैरी बहुत दुष्ट और मतलबी है। ये सुनने के बाद विक्टोरिया वापस पहाड़ी की गुफा में लौट जाती है। वहां नदी की धारा में भिगोए हुए पौधे अब तक फूल चुके होते हैं, इसलिए उनके रेशों को उतारने के लिए विक्टोरिया उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देती है। इस सब के दौरान बाकी कौवे उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। एक दिन जब विक्टोरिया उन पौधों को सुखा रही होती है तो राजकुमार एडम उसके पास आते हैं। उन्हें देखकर विक्टोरिया घबरा जाती है और नीचे से एक पत्थर उठा लेती है, मगर एडम उससे कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ तुम्हारा और इस कौवे का हालचाल लेने आया हूँ और मैं अपने छोटे भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया कुछ शांत होती है, पर एडम के पास आने पर वो उसे इशारे में गहरी सांस लेकर बोलने को कहती है। हैरानी की बात तो ये होती है, एडम जैसे ही ऐसा करता है उसका हकलाना कम होने लगता है। अब वो विक्टोरिया से उसके हालचाल के बारे में पूछता है। फिर विक्टोरिया उसे इशारे में बताती है कि वो कमीज बनाने के लिए रूपांतरित पौधों के रेशों से धागे निकाल रही है। एडम विक्टोरिया से कहता है, मैं शांत नहीं रहता इसलिए हकलाता हूँ, पर तुम्हारे आसपास आकर मैं शांत महसूस करने लग जाता हूँ, जिस वजह से मेरा हकलाना भी बंद हो गया है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। विक्टोरिया उसे इशारे से खामोश रहने को कहकर उसकी उंगली में लगे जख्म पर पट्टी बांध देती है। फिर एडम मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद विक्टोरिया के कुछ दिन गुफा में कौवों के साथ ही गुजरते हैं। अब पौधे सूख पुआल बन चुके होते हैं और विक्टोरिया धारा के किनारे जाकर उन पौधों को पीट कर उनके रेशे झाड़ने लगती है। इस दौरान एडम फूल और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर फिर से उससे मिलने आता है और रेशों को छांटने में भी विक्टोरिया का हाथ बताने लगता है। ये सब करते करते वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। काफी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद एडम अपने महल में लौट जाता है और विक्टोरिया अपने गुफा में। अगले दिन तेज बारिश होता देखकर विक्टोरिया जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे भागकर सूखे हुए रेशों को गुफा में लाकर रखती है और फिर एक घोंसले में लेटकर सो जाती है। दौड़ भाग करने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और अगले दिन वो उठ भी नहीं पाती। तभी कौवे ये देखते हैं और परेशान हो जाते हैं।
फिर तुरंत वहां से उड़ते हुए राजमहल एडम के पास पहुंच जाते हैं। एडम खिड़की खोलता है तो वो कौवे उसके घर में घुसकर कोट और कंबल उठाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और उसे भी इशारा करके अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। ये सब देख एडम को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो घोड़ा लेकर उन कौवों के पीछे जाता है और जंगल को पार करके वो गुफा तक भी पहुंच जाता है। गुफा के अंदर विक्टोरिया को बेहोश पड़ा देखकर एडम उसे गोद में उठाकर गुफा से बाहर निकलता है और घोड़े पर लाद कर उसे अपने साथ महल ले जाता है। वह उसे अपने बेड पर लिटाने के बाद महल के डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। वो डॉक्टर एडम से कहता है इसे आराम की जरूरत है, फिर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तब रानी डायना हैरी के साथ आती है और एडम से कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ? पहले तुम कुत्ते बिल्लियों को अंदर लेकर आते थे और आज तो एक बाहरी लड़की को यहाँ ले आए हो। इसे अभी के अभी बाहर करो। ये सुनकर खिड़की के बाहर बैठे हुए कौवे गुस्से में खिड़की की कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं, तो रानी गार्ड से उन्हें बाहर फेंकने को कहती है। इस पर एडम कहता है, कौवे और विक्टोरिया को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। विक्टोरिया मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए इसके साथ थोड़ा तमीज से पेश आइए। एडम को बिना हकलाए हुए ये बोलता सुनकर डायना चौंक जाती है और कहती है, तुम हकलाए बिना इतना सब कैसे बोल रहे हो? तो एडम उससे कहता है, अब मैं हकलाता नहीं और बड़ा बेटा होने की वजह से अब मैं ही राजा बनूंगा, इसलिए जो मैं चाहता हूँ वही होगा। उसकी बातें सही होती है, इसलिए डायना हंसने का नाटक करते हुए कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो सही कह रहे हो। फिर वो हैरी को अपने साथ लेकर उनके कमरे में चली जाती है। विक्टोरिया को भी होश आ चुका था और वो वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, मगर एडम उसे जाने से रोकता है। तो विक्टोरिया उसे इशारों से बताती है कि कमीज बनाने के लिए उसका वहां से जाना जरूरी है, जिस पर एडम उसे कहता है, अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए ठीक होने के बाद तुम कमीज बुनने का काम यहाँ भी कर सकती हो। और दूसरी ओर डायना हैरी के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हारा भाई अब हकलाता नहीं है, इसलिए अब वही राजा बनेगा। हैरी कहता है, तो मैं क्या करूं? रानी कहती है, जब वह डरता है तो वह हकलाता है, इसलिए तुम्हें उसे डराना होगा, क्योंकि अगर वो फिर से हकलाने लगेगा तो वो राजा नहीं बन पाएगा। अगले दिन एडम अपने दो सेवकों के साथ गुफा में जाकर वहां रखे हुए सूखे रेशों को एक घोड़ा गाड़ी पर डालकर महल में ले आता है। महल में रेशों को देखते ही विक्टोरिया बहुत खुश हो जाती है और एडम को किस करके धन्यवाद देती है। रात में भोज के वक्त डायना एडम से कहती है, तुम एक जंगल की लड़की को हमारे शाही मेज तक ले आए। एडम डायना से कहता है, ये मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए आप इससे तुम इसे संबोधित कीजिए। डायना जानती थी कि एडम होने वाला राजा है, इसलिए उसकी बात का ज्यादा विरोध नहीं कर पाती और खाना खाने के बाद हैरी के साथ अपने कमरे में चली जाती है। जबकि एडम विक्टोरिया से कहता है, तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना और तुम यहीं पर मेरे साथ रहना, क्योंकि जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हकलाता। उधर रानी अपने कमरे में हैरी से कहती है, अगर वह डर हार कर हकलाएगा नहीं तो वो बहुत जल्द राजा बन जाएगा। हैरी भी कहता है, हाँ मैंने सुना है वो विक्टोरिया से बहुत जल्द शादी भी करने वाला है। जिस पर डायना कहती है, फिर तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह एडम डायना से कहता है, मैं कल विक्टोरिया से शादी करूंगा। झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए डायना कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो होने वाले राजा हो। दूसरे दिन महल में धूमधाम से एडम और विक्टोरिया की शादी हो जाती है। हालांकि किसी को ये नहीं पता होता कि विक्टोरिया बोलती क्यों नहीं है। शादी का भोज होता है जिसमें आए हुए मेहमान मस्ती कर रहे होते हैं, पर विक्टोरिया धागे से कमीज बुनने में व्यस्त होती है। इस दौरान अपनापन दिखाने का नाटक करते हुए डायना उसके पास आती है। हालांकि बेचारी विक्टोरिया को डायना की चाल के बारे में कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और विक्टोरिया प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इस दौरान वो कमीज बुनना जारी रखती है और अब तो उसने ज्यादातर कमीज बुन चुकी होती है। रानी डायना भी उसके खाने पीने का काफी ख्याल रख रही होती है। जब विक्टोरिया के प्रेगनेंसी में 9वां महीना शुरू होता है तो रानी हैरी से कहती है, उत्तर के राजा की बेटी का स्वयंवर का निमंत्रण आया है, इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा। तो हैरी वहां पर चला जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद जब एडम विक्टोरिया को नौका की सैर करा रहा होता है तो डायना उसको एक लेटर दिखाकर कहती है, हैरी वहां किसी मुसीबत में है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर उसकी मदद करनी होगी। इस पर एडम डायना से कहता है, विक्टोरिया के प्रेगनेंसी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मेरा यहाँ रहना काफी जरूरी है। इस पर डायना उससे जिद करते हुए कहती है, तुम राजा बनने वाले हो और तुम्हें अपने भाई की थोड़ी भी चिंता नहीं है। विक्टोरिया की देखभाल करने के लिए मैं तो यहाँ हूँ ही। डायना की जिद की वजह से मजबूर में एडम अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेकर उत्तर की ओर निकल पड़ता है। किले की छत से विक्टोरिया उन्हें जाते हुए देखती है। फिर रात में जब वो आखिरी कमीज के बचे हुए हिस्सों को सी रही होती है, वहां डायना आती है और विक्टोरिया से कहती है, एडम अब यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए अब से तुम्हारे कमरे में मैं ही रहूंगी। विक्टोरिया की खास दासी उससे कहती है, मैं भी यहीं पर रहूंगी, पर डायना उसे बाहर जाने को कहती है।
फिर वो विक्टोरिया को एक प्याला पीने के लिए देती है और कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे जगा देना। सोने के बाद डायना के इरादे जानने के लिए विक्टोरिया उसके बाल में अपने साथ लाई हुई जादुई कंघी लगा देती है और फिर डायना की उस वक्त की यादें देखती है जब रानी इरा के पति राजा यानी डायना के भाई लड़ाई के लिए बाहर गए हुए थे और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत की खबर आने पर डायना ने अपने पेट पर कपड़ा लपेटकर झूठ बोल दिया था कि वो भी गर्भवती है। फिर उसने इरा को एक प्याला पीने के लिए दिया, जिस वजह से इरा बेहोश हो गई और उसने उनके बच्चे को दासी की मदद से अपने कमरे में भिजवा दिया और इरा के बेड पर एक बिल्ली रखकर यह अफवाह फैला दी कि ये एक डायन है और इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। डायना की असलियत पता चलते ही विक्टोरिया अपने बुने हुए कपड़ों को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। डायना के पिलाए हुए काढ़े से उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। फिर डायना भी जाग जाती है और विक्टोरिया को तड़पता देख बहुत खुश हो जाती है। उसका प्लान काम कर रहा था, इसलिए उसे बहुत आनंद होता है। थोड़ी ही देर में विक्टोरिया बेहोश हो जाती है और रानी उसके नवजात बच्चे को मीनार की छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन वे 7 कौवे बच्चे को नीचे गिरने से बचा लेते हैं। फिर कुछ घंटे बाद जब विक्टोरिया को होश आता है तो उसके बेड पर एक कौवा रखा हुआ था और उसके बेड के चारों ओर पादरी और नन खड़े हुए होते हैं। डायना सबसे कहती है, ये दिन भर कौवों के साथ रहती थी, इसलिए इसने कौवे के बच्चे को जन्म दिया है और ये एक डायन है। इस बात पर पादरी विक्टोरिया से कहता है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पर मौन व्रत होने की वजह से विक्टोरिया उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। इस बात का फायदा उठाकर रानी डायना विक्टोरिया को गार्ड से कहकर जेल में बंद करवा देती है। विक्टोरिया की खास दासी छिपकर जेल में जाकर उसे वो कमीज दे देती है। अब विक्टोरिया भी पूरी रात जागकर उस कमीज की बची हुई सिलाई को पूरी कर देती है। फिर अगले दिन डायना के आदेश पर विक्टोरिया को जलाने के लिए लकड़ी के एक मंच पर लाया जाता है। उस बात का अंदाजा कौवों को भी आ जाता है, इसलिए वो जल्द से जल्द एडम को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। डायना का प्लान ये था कि एडम के आने से पहले विक्टोरिया का काम तमाम करना है, इसलिए उसके आदेश पर विक्टोरिया को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद करके सबके सामने लाया जाता है। फिर सैनिक विक्टोरिया को उस लकड़ी के मंच पर बांधकर वहां पर आग लगा देते हैं और उसके हाथों में जो कमीज थी उसे छीन कर वो नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। आग सुलग रही होती है, मगर तभी वो 7 कौवे अचानक आकर उन कमीज के ऊपर बैठ जाते हैं और विक्टोरिया उसी वक्त ये कहती है कि काश तुम सब इंसान होते। उसके ऐसा कहते ही चमत्कारिक रूप से वो 7 कौवे लड़कों में बदल जाते हैं। ये बात देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब अपनी बहन को बचाने के लिए वो 7 भाई सैनिक से भिड़ जाते हैं। फिर डायना कहती है, इन सभी को मार डालो, पर उसी वक्त एडम भी वहां आ जाता है। इसे देखकर डायना घबरा जाती है और एडम से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। तब कौवों से इंसान बना हुआ विक्टोरिया का एक भाई उससे कहता है, इन्हें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। फिर डायना एडम से कहती है, तुम मेरे बेटे हो और ये एक डायन है, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। इसी दौरान नवजात बच्चे को लेकर इरा वहां पर आ जाती है और उस बच्चे को एडम के हाथ में देकर कहती है, विक्टोरिया ने इसी बच्चे को जन्म दिया है। और ये कहते ही वो डायना का गला पकड़कर एडम से उसके बालों में वो जादुई कंघी लगाने को कहती है। फिर एडम जब डायना के बालों में वो कंघी लगाता है तो उसे वो याद दिखती है जब डायना ने इरा के बेड पर बिल्ली के बच्चे को रख दिया और इरा के बच्चे को अपने कमरे में भेज दिया और सबसे ये कहा कि इरा एक डायन है और इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है और इरा को डायन बताकर उसे आग से मारने की सजा दिलवाई। लेकिन इत्तेफाक से तभी बारिश हुई और पादरी ने इसे ईश्वर का संकेत मानकर इरा को छोड़ देने का आदेश दिया। उस समय एक अच्छी डायन ने इरा को बचाया और उसे अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे दी और फिर इरा के उस बच्चे को अपना बच्चा बताकर डायना ने उसका नाम एडम रख दिया। लेकिन जब एडम 4 साल का हुआ तो डायना के पेट में उसका खुद का बच्चा आ गया और इसीलिए वो एडम को रास्ते से हटाने के लिए मीनार की छत से एक बहुत बड़ा पत्थर एडम के ऊपर फेंक देती है। लेकिन उसी वक्त एडम के पिता एडम को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं और वो बड़ा पत्थर डायना के पति यानी एडम के पिता के सिर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और डायना की ये सच्चाई जानने के बाद एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो डायना को जेल में डालने की सजा सुना देता है और फिर वो अपनी माँ इरा और विक्टोरिया के साथ हंसी खुशी रहने लग जाता है। अब विक्टोरिया के भाई भी उस श्राप से मुक्त हो चुके थे, इसलिए वो अपने गांव में अपने माँ बाप के पास लौट आते हैं और इसी तरह इस फैंटेसी मूवी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।